तो जे एडवांस के न्यूक्लियर फिजिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस लास्ट 5 इयर्स में आए हैं, चलिए देखते हैं इस सेशन में। मेक श्योर बच्चों इस सीरीज के नोट्स आपको मिल चुके हैं अपनी J1 ऐप पर। आपको ये सीरीज के नोट्स शिफ्ट वाइज पेपर 1 पेपर 2 को CBD फॉर्मेट में अटेम्प्ट करने का मौका, और ये सब आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी J1 ऐप पे मिल जाएगा। चेकआउट कर लेना अलग अलग सेगमेंट्स में। लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डीप में इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आपने एक बेसिक लेवल पे भी न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ा है तो क्वेश्चंस देखो कितने आसान आए हैं। लेट्स लुक एट दिस 23 पेपर 2 क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी डी के प्रोसेस में एक्टिविटी का एक फॉर्मूला गिवन है जो कि हमें मालूम ही होता है। एक्टिविटी इज -dN/dt, जिस रेट से न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। माइनस साइन बता रहा है कि भाई डिक्रीज हो रहे हैं विद टाइम। फिर टी टाइम के साथ इसका वेरिएशन दे रखा है एंड टी इक्वल टू 0 पे सेम एक्टिविटी है दो रेडियो एक्टिव सोर्सेज S1 S2 की, ठीक है। फिर कुछ समय बाद लेटर ऑन S1 S2 की एक्टिविटीज A1 एंड A2 हो जाती है, ठीक है। एंड S1 एंड S2 हैव जस्ट कंप्लीटेड देयर थर्ड एंड सेवंथ हाफ लाइफ। तो रेशियो ऑफ A1 एंड A2 आपको बताना है, ठीक है। मतलब एक्टिविटी का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो एक्टिविटी का ये फॉर्मूला लगा देने मात्र से आपका आंसर आ जाएगा। तो लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मूला ऑफ एक्टिविटी। होता क्या था, तो देखो -dN/dt क्वेश्चन में दिया है, लेकिन n की वैल्यू हमें पता है n0 e⁻ λt इस तरह से वेरी करती है, राइट। रेडियो एक्टिव डी के या तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है या फिर केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है, वही सारे फॉर्मूले यहाँ पे भी लगते हैं। और ये आपका माइनस माइनस प्लस होके n0 लैम्डा e⁻ λt एक फॉर्मूला आता है। इसमें ये n0 लैम्डा वाली टर्म को हम a0 यानी इनिशियल एक्टिविटी बोल देते हैं। और देखो ये फॉर्मूला है जो कि इस क्वेश्चन में आपको एक तरह से लगाना है। इस फॉर्मूले के बगैर भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड और सेवंथ हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा। बट ध्यान देना यहाँ पे, जैसे S1 एंड S2 की सेम इनिशियल एक्टिविटी है, लेट्स टेक इट एज A0, ठीक है। तो S1 के लिए इक्वेशन हम क्या लिखेंगे विद टाइम, S1 S2 हैव जस्ट कंप्लीटेड थर्ड। तो A1 क्या हो जाएगा, देखो A1 हो जाएगा A0 e⁻ λ, एंड यहाँ पे 3 हाफ लाइफ मेंशन्ड है, तो 3 टाइम्स t हाफ अगर मैं करूंगा। वैसे मुझे अब ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे पता है कि A0/2 A0/2 स्क्वायर और 3 हाफ लाइफ के बाद डायरेक्टली ये A0/3 है ना, 2 का क्यूब हो जाता है, तो वो भी इनफ है, समझ रहे हो। बट ये भी इसी फॉर्मूले से आ रहा है, समझ में आता है ये चीज। टी हाफ का वैल्यू क्या होता है बच्चों, ln2/λ है ना, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। ln2 में 3 अगर अंदर गया तो आपका 2⁻3 हो जाएगा, और वो यहीं से आता है। या फिर वही बात है, एज आई एम सेइंग, लेट मी राइट इट ओवर हियर। 2 हाफ लाइफ के बाद A0/4 हो गया, तो 3 हाफ लाइफ के बाद A0/3 हो गया, ठीक है जी। तो ये अपनी पहली इक्वेशन है। सिमिलरली आपकी S1 के लिए ये था, तो S2 के लिए सिमिलर इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, आफ्टर 7 हाफ लाइफ योर A2 विल बी A0/2⁻7 आफ्टर 7 हाफ लाइफ। इज दैट क्लियर, ठीक है। जो आप इस फॉर्मूले से भी ला सकते हो, या वही बात है कि आपको पता है कि ये फॉर्मेट कैसे चलता है, हर एक हाफ लाइफ के बाद 1/2 की पावर ऐड हो जाती है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा था A1/A2 का रेशियो, A1/A2 इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है, अपना आंसर जरूर निकाल लें बिफोर लुकिंग एट एनी ऑफ दीज सॉल्यूशंस, ठीक है जी। आज हम कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें स्पेशली रेडियो एक्टिविटी की तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। 2⁴ यानी कि 16 आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए। आंसर भी चेक कर लेते हैं, 16 इसका आंसर है। और ये एक फॉर्मेट है जो कि आपको बिल्कुल नंबर देगा, मतलब लिटरली जे मेन लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जे एडवांस में रेगुलरली आते हैं। विल हैव अ लुक एट मोर ऑफ दीज क्वेश्चंस। अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी इज चेन रिएक्शन है ना। थोरियम का आपको डीके होके पोलोनियम बनता हुआ दिख रहा है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा माइनस डीके एमिटेड इन द प्रोसेस क्या होगा। मतलब इस तरह की एक चेन रिएक्शन बनाओ जिसमें इनिशियली 230 एंड 90 वाला थोरियम, आई थिंक इसको थोरियम बोलते हैं, एंड 214 पोलोनियम 84 आपका बन रहा है। और सिंस वी नो दैट मास एंड चार्ज इज कंजर्व्ड इन एनी न्यूक्लियर प्रोसेस ऑल्सो, न्यूक्लियर लेवल का प्रोसेस है लेकिन मास नंबर सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा,
तो यहां से अपने को पता चल रहा है कि देखो 230 का 214 हो रहा है अगर, दैट मीन्स हाउ मेनी हीलियम न्यूक्लियाई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई है। लेट्स ऐड सम हीलियम न्यूक्लियाई एंड यहां से 30 और 14 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 16 एंड 16 से मुझे पता चल रहा है कि ऐसे 4 अल्फा पार्टिकल होने चाहिए। समझ रहे हो आप? तो इक्वेशन को बैलेंस करना है जैसे केमिस्ट्री में आप करते हो, और इसमें मास नंबर और चार्ज नंबर दोनों को बैलेंस करते हुए आपको इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे देखो अल्फा पार्टिकल इज हीलियम एंड ऐसे 4 4 4 16 प्लस 214 230 हो गया। अब देखना यहाँ पे चार्ज बैलेंस है क्या, तो 90, ये 4 2 8, 8 प्लस 84 92 हो रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन विच इज बीटा पार्टिकल जिसका मास नंबर 0 होता है लेकिन चार्ज -1 होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा अगर मैं, तो चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा। तो 90 है, 84 हो गया, 4 2 8 हो गया, 92 हो गया। मतलब यहाँ पे -2 करना पड़ेगा, यानी कि 2 बीटा माइनस पार्टिकल्स ये एमिट करेगा। ठीक है जी, तो 4 अल्फा एंड 2 बीटा माइनस पार्टिकल, कभी बीटा प्लस भी होता है ना अगर, तो वहां पे +1 लिख देना, बट बीटा माइनस और बीटा प्लस का आई थिंक रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो व्हाट विल बी योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अल्फा टू बीटा पार्टिकल इज 4:2, दैट मीन्स 2 इज द आंसर। ठीक है जी, तो कैन यू बिलीव इट, इस तरह के क्वेश्चन जे एडवांस में आए हुए हैं बच्चों, और ये आपको बिल्कुल सिंपल प्रोसेस की इक्वेशन लिख देने से आंसर देते हैं। इस तरह का एक लिस्ट मैचिंग भी आया है 23 पेपर 1 में, देख लेते हैं। तो आपको लिस्ट 1 में ये रिएक्शंस दे रखी है, डीके प्रोसेसेस दे रखे हैं, और अप्रोप्रिएट एंट्री फ्रॉम द लिस्ट 2 कौन सा है, कितने अल्फा कितने बीटा माइनस है, वो देखना है। तो पिछला क्वेश्चन जैसे ही चलेगा, ये ध्यान देना फिर से, अगर पिछले क्वेश्चन में आपको कुछ बच्चों को दिक्कत आती है अपेरेंटली, मतलब अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे लेवल पर पढ़ रखा है तो बैलेंस करनी है इक्वेशन, उससे आई थिंक आपको आ जाएगा। बट ध्यान देना, फिर से इसको करते हैं। यूरेनियम इसमें कन्वर्ट हो रहा है, 238 से 234 हो रहा है। आई डेफिनेटली नो दैट 1 हीलियम इज देयर, है ना, क्योंकि 234 + 4 238 हो जाएगा। मास नंबर यहाँ पे कंजर्व हो गया आपका, 92 से 91 हो गया, और ये यहाँ पे 2 हो रहा है, मतलब राइट हैंड साइड में अभी 93 चार्ज है, 92 होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक अगेन बीटा माइनस, है ना, इसको अपन -10 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐड करना पड़ेगा क्या। डू यू अंडरस्टैंड, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड बिकॉज 238 इधर, 234 + 4 + 0 238 हो रहा है, 92 इज 91 + 2 - 1, 92 भी बैलेंस हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक अल्फा और एक बीटा, है ना, 1 अल्फा पार्टिकल 1 बीटा माइनस पार्टिकल, तो ये आपका P से मैच कर गया। ठीक है ना, तो P वाला आपका 4 से मैच कर गया है। और जब भी लिस्ट मैचिंग आती है अपने को पता है कि भाई पहले दूसरे से ही मोस्टली हो जाता है। तो देखो C और D तो एलिमिनेट हो गए, P4 यहाँ पे 2 ऑप्शंस में दे रखा है। दोनों के बीच में अगेन टाई ब्रेकर करने के लिए अपन Q को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, R को रहने देना, S को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो Q को देख लेते हैं, नेक्स्ट वही है वैसे भी, Q वाले को देखते हैं। PB 214 210 में कन्वर्ट हो रहा है ना, और यहाँ पे इसका चार्ज सेम है। तो हमें पता है कि 214 से 210, पहले मास को बैलेंस करना है ना, क्योंकि मास आपका अल्फा डीके से ही चेंज होता है ना, बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके में भी मास चेंज नहीं होता, गामा में भी मास चेंज नहीं होता है। तो मास जो है ना वो किससे चेंज हो रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ अल्फा डीके। इस चीज का ध्यान रखते हुए पहले अपन अल्फा लिखते हैं, ठीक है ना। और अब मास बैलेंस हो गया है, तो क्या चार्ज बैलेंस हो गया बच्चों, नहीं। तो हमें पता है यहाँ पे फिर से हमें बीटा माइनस डीके 2 बार करवाना पड़ेगा, सो दैट देखो अब चार्ज भी बैलेंस हो गया क्या, 82 = 82 + 2 - 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक अल्फा और 2 बीटा माइनस, एक अल्फा एंड 2 बीटा माइनस किस ऑप्शन में दे रखा है, 2 बीटा माइनस पार्टिकल एंड 1 अल्फा 3 में दे रखा है। ठीक है ना, तो Q का 3 यानी कि ए आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, क्योंकि ये एलिमिनेट हो चुका है। बट लेट्स हैव अ लुक एट मोर ऑप्शंस टू प्रैक्टिस, है ना। अब आपको समझ में आ गया है, तो C और D को आप प्रैक्टिस कर लेना, R और S वाले को, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसको। तो टेल्यूरियम से Pb बन रहा है, यहाँ पे भी सबसे पहले मास को अगर आप बैलेंस करोगे तो 4 2 मास बैलेंस हो गया। अब चार्ज को बैलेंस करना है तो 81 लाना है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 हो चुके हैं और ये 84 हो चुका है, तो 81 लाने के लिए 3 बीटा माइनस मुझे करना पड़ेगा, है ना। अभी तक मतलब सब में बीटा माइनस ही आया है, तो 82 + 2 84 - 3 81 बैलेंस हो रहा है। एंड R का अपेरेंटली
1 अल्फा एंड 3 बीटा माइनस कहीं पे है क्या, 2 बैलेंस हो रहा है, मतलब R2 भी यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, मैच कर रहा है। एंड S का देख लेते हैं कि S का शायद 1 आना चाहिए, यहाँ पे लिखा है, तो S का 1 कैसे आएगा। दिस इज कन्वर्टिंग इनटू रेडियम एंड 228 से 224, मतलब सबसे पहले एक अल्फा डी के हो चुका है ताकि मास नंबर बैलेंस हो जाए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए, यानी कि प्रोटॉन्स को बैलेंस कर रहे हैं बेसिकली अपन, है ना। तो 91 88 प्लस 2 से तो नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पे अब आपको बीटा प्लस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक देखो बीटा प्लस लिखेंगे, उससे क्या होगा, +1 +2 +88 इज 91, ठीक है। तो बीटा प्लस एंड 1 अल्फा पार्टिकल, यानी कि आपका ये वाला 1 से भी मैच कर गया है। ओके जी, आई थिंक दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गिवन दैट ये जे एडवांस में आ रहा है। बाकी जे मेन के हिसाब से अपन बोल सकते हैं फिर भी ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बट जे एडवांस में क्लियरली दीज आर द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चंस एंड देव बीन कमिंग। तो मेक श्योर कि आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें और अच्छे से इनको समझ लें। चलिए अब आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे जिनमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, मतलब जे एडवांस वाली बात। एक मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना है, वैसे आसान, बट एक बार ट्राई कर लेना जस्ट टू गेट अ बेटर आइडिया। हैवी न्यूक्लियस एन जो रेस्ट पे है शुरू में, एक फिशन रिएक्शन पी और क्यू बनाता है ना, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है टू लाइटर न्यूक्लियाई में, मतलब फिशन हो रहा है। और डेल्टा विच इज द मास ऑफ एन माइनस पी माइनस क्यू, है ना, मतलब ये आपका मास डिफरेंस है, डेल्टा एम है असल में, है ना। और ये आपको दे रखा है फिर ई पी एंड ई क्यू आर द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ पी एंड क्यू, एंड उनकी स्पीड भी आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ऑप्शंस आपको दे रखे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, ईपी प्लस ई क्यू क्या, डेल्टा सी स्क्वायर है। नाउ सी डेल्टा इन द क्वेश्चन, जो डेल्टा आपको दे रखा है इज नथिंग बट डेल्टा एम। व्हाट इज डेल्टा एम, जो डेल्टा एम सी स्क्वायर एनर्जी रिलीज होती है किसी भी फिशन रिएक्शन में, वो अब कैसे लिखोगे, तो एन का मास ज्यादा होगा, पी और क्यू का कम होगा, तभी रिलीज होगी। तो मास ऑफ एन ज्यादा होगा एंड मास ऑफ पी एंड क्यू उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई क्वेश्चन में जो डेल्टा एम दे रखा है वो डेल्टा है। एंड कैन वी से द क्यू वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन, क्यू वैल्यू क्या होता है बच्चों, एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस, विच इज डेल्टा एम सी स्क्वायर है। तो क्या कहना ये उचित है कि जो एनर्जी रिलीज हुई प्रोसेस में वो दोनों की काइनेटिक एनर्जी इसके सम के बराबर है ना। रिएक्शन को भी देखना, एन शुरुआत में रेस्ट पे है, पी एंड क्यू आफ्टर द रिएक्शन आर मूविंग विद सम काइनेटिक एनर्जीज। व्हाट आर दोस काइनेटिक एनर्जीज, ईपी एंड ईक्यू। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना। तो क्या ये कहना ऑब्वियसली सही होगा बच्चों कि ये जो क्यू वैल्यू है ना, अच्छा इसको क्यू वैल्यू को क्यू से मत कंफ्यूज कर देना, इसको क्यू डैश लिख देता हूँ, क्यू वैल्यू मतलब एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन। तो इज इट वाइज इनफ टू से दैट सिंस ये रेस्ट से इस पे जा रहा है और यहाँ पे आपका एक डेल्टा एम सी स्क्वायर एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन ओनली ईपी प्लस ई क्यू शुड बी कमिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस डेल्टा एम सी स्क्वायर या डेल्टा सी स्क्वायर, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो ए आंसर ऑब्वियसली करेक्ट है, इज द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सो फार। अगर आपने ये समझ लिया फिर से देखना या रेस्ट से काइनेटिक एनर्जीज कहाँ से आई होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द फ्रैगमेंट जो हम बोलते हैं वो आती है इस बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस से या क्यू वैल्यू से, जो कि आपको रिएक्शन में रिलीज होती है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में अवेलेबल होती है ना। इस तरह की लैंग्वेज आपको एनसीईआरटी में भी दिखेगी कि फिशन रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी के फ्रैगमेंट्स में वो एनर्जी आ जाती है। तो जब यूरेनियम का होता है उसमें न्यूट्रॉन्स जो बनते हैं आपके, उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, उनसे वो तबाही होती है बेसिकली, है। तो ये चीजें अपन पढ़ते थे अपने लेक्चर्स में भी, बेसिक चीजें हैं। नाउ लेट्स लुक एट दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। कुछ आइडिया आ रहा है यहाँ पे, ये क्या क्या देखो, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया अपन ने, या लिख भी देते हैं यार, ये इक्वेशन आपकी एनर्जी कंजर्वेशन से आ रही है। ओके जी, दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। कैन आई ऑल्सो कंजर्व मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, बिकॉज इनिशियली अगर रेस्ट पे है तो ये दोनों जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। रिमेंबर दीज टू विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद लेट्स से पी लीनियर मोमेंटम, पी सेम होगा दोनों का, क्यों, क्योंकि इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज जीरो, फाइनल मोमेंटम शुड बी जीरो। ठीक है जी, समझ आ रही बात, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बट पी इसका इधर, पी इसका इधर क्यों होगा, क्योंकि इसका इनिशियली मोमेंटम जीरो है। नाउ पी ऑब्वियसली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्या लिखा जा सकता है, P इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m के। ठीक है जी, अब ध्यान देना यहाँ पे,
रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ पी इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी क्या है, ईपी। सिमिलरली रूट ऑफ 2 मास ऑफ क्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू, है ना, विच इज ई क्यू। तो यहां से अपने पास एक मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन आ चुकी है और इससे हमें ईपी बाय ई क्यू इज इक्वल टू एम क्यू बाय एम पी आ चुका है ना। इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसका, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हैवियर मास थोड़ा कम स्पीड से मूव करता है और लाइटर मास ज्यादा स्पीड से मूव करता है। तो ये लीनियर मोमेंटम की कंडीशन से क्या आपको लगता है बी ऑप्शन आ जाएगा? कैन यू सॉल्व 1 and 2 क्विकली सो दैट यू कैन फाइंड बी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, है ना। यहां पे लिखता हूं फ्रॉम 1 and 2, आप इसको ई पी निकालना है ना क्वेश्चन में, तो ई क्यू को क्या रख दोगे, ध्यान देना। ई पी निकालना है, ई क्यू को हम रख देंगे एम पी बाय एम क्यू, और बैठे मत रहो भाई, कैलकुलेट करो, समझ में आ गया तो बैठे रहेंगे। हाँ हाँ सर निकाल रहे हैं, है ना। तो आप इसको एक बार जल्दी से फाइंड आउट करो एंड यू विल फाइंड दैट बी इज नॉट मैचिंग एक्चुअली। बी लुक्स लाइक इट विल मैच बट बी विल नॉट मैच इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे एम पी लिखा हुआ है और ये एम क्यू अपना आ रहा है, ठीक है ना। मतलब वो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे वैलिड है, देख लो फिर से कि पी का काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ क्यू पे डिपेंड करेगा। क्यू का मास जितना कम है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होगी। क्यू का मास ज्यादा है, यानी कि ये हैवी, ये लाइटर है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। एक इनवर्स रिलेशनशिप हमेशा इस तरह के फिशन फ्रैगमेंट्स में ही नहीं, कोलिजन में भी आती है। हैवियर मास मूव्स विद लाइटर स्पीड, है ना। तो एम पी अगर ज्यादा होगा तो ई पी भी ज्यादा होगा, तो हैवियर मास कम स्पीड से कैसे मूव करेगा, ठीक है ना। वैसे भी देख सकते हो। एंड आई थिंक दिस पार्ट इज आई थिंक करेक्ट। सी वाला पार्ट अपन यहीं से निकाल सकते हैं, है ना। वीपी वी क्यू क्या है, उनकी स्पीड है। तो मैं यहाँ पे फिर से देखो एक और चीज लिख रहा हूं, अगर किसी ने पीछे कुछ भी मिस आउट किया है, स्पेशली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पार्ट। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आपके पास P इक्वल टू एम पी वी पी एंड माइनस एम क्यू वी क्यू लिखूंगा मैं, है ना, विच इज जीरो, है ना। P इनिशियल एंड P फाइनल शुड बी जीरो। तो यहां से अपने पास एम पी बाय एम क्यू इन टर्म्स ऑफ स्पीड, सी ऑप्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, वी क्यू बाय वी पी आ जाएगा। वी पी बाय वी क्यू, एम क्यू बाय एम पी सही हो जाएगा। और लास्टली आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ पी एज वेल एज क्यू निकालना है। और यहाँ पे समझ तो आ गया ना आपको क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देखो एनर्जी कंजर्वेशन से आपने ये इक्वेशन लिखी है ना। जो भी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रैगमेंट होती है वो फिशन की एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर से आती है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ये लिखना जरूर। यहाँ पे आप ऑलरेडी कंफ्यूज अगर हो चुके हैं तो एक बार लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं। 1 और 2 को सॉल्व करके अपने को ईपी निकालना है, बी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगेन सी के लिए अपन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिख रहे हैं। एंड यू शुड रियलाइज दिस दैट एन से जब पी प्लस क्यू बन रहा है ना बच्चा, तो एन रेस्ट पे है, पी और क्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। एन रेस्ट पे इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो पी और क्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में वीपी एंड वी क्यू से जा रहे हैं, इस बार स्पीड निकाल रहे हैं अपन। तो ये आप इक्वेशन भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से लिखोगे। एंड लास्टली मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ पी एज वेल एज क्यू कितना है वो भी निकाल सकते हैं। तो ये जो पी की वैल्यू है वो कितनी है, लेट्स कैलकुलेट, especially when we have calculated already EP की वैल्यू, let's call it equation number 3। तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच ऑफ दीज इस इक्वेशन से निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। और वो रूट में आनी चाहिए तो मैच करती है कि नहीं, लेट्स सी, है ना। तो फॉर डी पार्ट वी आर सॉल्विंग हियर, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 P इक्वल टू रूट ऑफ 2 एम पी ई पी जो था, एम पी ई पी जो था, है ना। अब कंजर्वेशन सारे हो चुके हैं, मतलब अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 2 एम पी ई पी जो था उसमें ई पी की वैल्यू मैंने इक्वेशन 3 में निकाल ली है। इक्वेशन 3 इज व्हाट हैज गिवन मी ऑप्शन बी इनकरेक्ट, है ना। तो ई पी की वैल्यू क्या थी पीछे इक्वेशन 3 में, एम क्यू डिवाइडेड बाय एम पी प्लस एम क्यू इंटू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है जी, डेल्टा सी स्क्वायर। इफ यू पे अटेंशन, तो ये जो टर्म है एम पी एम क्यू अपॉन एम पी प्लस एम क्यू, इसको हम रिड्यूस्ड मास बोलते थे, है ना। कोलिजन वाले जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है,
यही चीज वो म्यू कहलाती थी। तो ये अपेरेंटली इससे मैच कर रहा है। सी को आप बाहर ले सकते हैं, सी अंडर रूट ऑफ 2 म्यू डेल्टा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि मल्टीपल करेक्ट है तो ए सी डी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का ए सी डी हो जाएगा। ये बात क्लियर है, नॉट बी, बिकॉज बी वहां पे न्यूमरेटर में मैच नहीं कर रहा था। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें हमेशा थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ कोलिजन लगता है, मतलब कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम लगता है। इस तरह का एक और क्वेश्चन है एंड ऑफ दिस वीडियो में, उसको भी देखना, वो अच्छे लेवल का है, ठीक है ना। चलिए आते हैं इस सवाल पे, जो कि एक अच्छा सवाल है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, इफ इट इज ऑलरेडी योर डाउट तो आपको मजा आएगा, नहीं है डाउट तो एक बार पढ़ जरूर लेना, वरना मजा नहीं आएगा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस कैन बी अफेक्टेड बाय पेयर वाइज कोलम्बिक रिपल्शन, है ना बच्चों। न्यूक्लियर फिजिक्स में एक बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं, न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी, और उनमें अगर कोलम्बिक रिपल्शन को भी इंक्लूड कर लें तो उससे क्या होता है, वो बाइंडिंग एनर्जी रिड्यूस हो सकती है या क्या हो सकती है, बट अफेक्टेड लिखा है क्वेश्चन में, तो आपको ये समझना है रिड्यूस होगी या क्या होगी। Now assume all nucleons to be uniformly distributed inside the nucleus. Binding energy of proton be this much and binding energy of neutron be this much, ठीक है ना। तो ये दो वैल्यूज आपको दे रखी जो कि बाइंडिंग एनर्जी की स्टैंडर्ड वैल्यूज हो सकती। अब आपको वही मल्टीपल करेक्ट में ए ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, यार ये प्रोपोर्शनल टू जेड जेड माइनस वन है क्या, और ये प्रोपोर्शनल टू ये है क्या, है ना। मतलब ये जो टर्म है अपने को समझनी है सबसे पहले, है ना। ई पी माइनस ई एन की बाइंडिंग एनर्जी। नाउ कैन वी अंडरस्टैंड वन थिंग, यार बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो क्या था बच्चों, ध्यान देना। पीछे भी अपन ने लिखा पिछले क्वेश्चन में डेल्टा एम सी स्क्वायर, बट इसको हम कैसे परसीव करते हैं अदरवाइज, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, है ना। या यहाँ पे आप क्या दे रखे हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे आपको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कितने प्रोटॉन्स हैं, ऐसे ही लिखते चलो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स, बट कितने प्रोटॉन्स हैं, तो जेड प्रोटॉन्स हो गए, तो Z टाइम्स बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स प्लस A माइनस Z टाइम्स कितने न्यूट्रॉन्स है बच्चों, A माइनस Z होंगे, एंड दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो हम इस तरह से कुछ तो बाइंडिंग एनर्जी को लिख पाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, बट क्या ये बाइंडिंग एनर्जी आपके पेयर वाइज कोलम्बिक रिपल्शन के वजह से अफेक्ट होगी, है ना। सो इज दिस प्रोपोर्शनल टू समथिंग, और इस तरह से क्वेश्चन ने बोल रखा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, क्या हम बोल सकते हैं कि पेयर वाइज, ये भी एक हिंट है इस क्वेश्चन में जो गिवन है ना, कोलम्बिक रिपल्शन बिटवीन लेट्स से यू हैव n प्रोटॉन्स, है ना, सपोज यू हैव n प्रोटॉन्स, ओके। सो बिकॉज ऑफ n प्रोटॉन्स nc2 pairs which is n-1/2 pairs are available to us, ठीक है ना। और उनका अगर रिपल्शन होगा तो हमें देखो एग्जैक्ट इक्वेशन तो पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग है, हर एक प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस अलग अलग है, बट सारे पेयर अगर अपन इंक्लूड कर लेंगे, वी कैन सी दैट दिस रिपल्शन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू z माइनस वन के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। फोर्स की बात कर रहे हैं, और अगर हम एनर्जी की बात करें, करस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ दिस पेयर वाइज रिपल्शन, दैट इज अगेन z माइनस वन, क्योंकि अपने पास वही बात है कि n-1/2 पेयर्स अपने को लेने पड़ेंगे, तो z माइनस वन वहां से आ रहा है, एंड के ई स्क्वायर बाय आर की फॉर्म में ये प्रोपोर्शनल आ जाएगी। नाउ लुक एट ऑप्शन ए, इज दिस डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू दिस, है ना। यहाँ पे अपन अगर ध्यान दें तो बाइंडिंग एनर्जी भी इसके प्रोपोर्शनल आ रही है, बाइंडिंग एनर्जी भी z कॉमन ले लो अगर आप, तो ई बी पी माइनस ई बाइंडिंग न्यूट्रॉन प्लस ये आपका एक और टर्म है यहाँ पे, बट क्या ये चीज इसके प्रोपोर्शनल है, हम बोल सकते हैं। तो इन कंक्लूजन यहाँ पे अपन कंक्लूड कर रहे हैं एक तरह से, जिससे सारे ऑप्शन आई थिंक एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे, नाउ सिंस दैट बाइंडिंग एनर्जी इज समहाउ अफेक्टेड बाय द टोटल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स विच इज प्रोपोर्शनल टू बाय z माइनस वन, तो ये देखो एक अपन बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड चीज भी है, और नहीं पता है तो आपको n-1 पेयर्स अगर बनते हैं, nc2 पेयर्स बनते हैं, तो उससे ये टर्म आती है, और प्रोपोर्शनैलिटी इज द ओनली थिंग वी कैन से, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए अपने को थोड़ा सा हायर लेवल पे चीजें समझनी पड़ेगी, बट प्रोपोर्शनैलिटी एटलीस्ट वी कैन से, तो z माइनस वन के प्रोपोर्शनल तो है ना। तो E बाइंडिंग ऑफ प्रोटॉन माइनस E बाइंडिंग ऑफ न्यूट्रॉन
इज प्रोपोर्शनल टू जेड जेड माइनस वन, ये आपका पहला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज ए ऑप्शन बीइंग करेक्ट। सिमिलरली अगर ए करेक्ट है तो क्या हमें ए टू द पावर माइनस वन बाई थ्री, अब ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है ना। आप सिमिलरली क्या बोल सकते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस आर टू द पावर माइनस वन के प्रोपोर्शनल है, मतलब कि आर नॉट माइनस वन ए टू द पावर माइनस वन बाई थ्री के प्रोपोर्शनल है ना। ये क्या फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, आर इक्वल टू आर नॉट, न्यूक्लियर साइज का फॉर्मूला, आर इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर वन बाई थ्री, और क्योंकि माइनस है तो माइनस वन बाई थ्री, यानी कि ये भी करेक्ट है अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट फाइनल टू, बट एक बार यहाँ पे देख लो है ना, एक बार इस चीज को समझ लो। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है एक बार क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना। द ओनली थिंग इज इस क्वेश्चन में अगर आपने ट्राई नहीं किया ना, यू डेफिनेटली विल गेट कंफ्यूज कि हो क्या रहा है। और क्योंकि ये क्वेश्चन प्रोपोर्शनैलिटी का है तो आई थिंक मतलब बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें है कहीं ना कहीं। यार प्रोपोर्शनैलिटी है तो मतलब अपन बाइंडिंग एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला तो लिख ही सकते हैं, उसमें ये टर्म अपीयर हो रही है अपेरेंटली, है ना। एंड नाउ थिंक ऑफ अ न्यूक्लियस जहां पे मतलब प्रोटॉन भी नहीं है, सॉरी न्यूट्रॉन ही नहीं है, क्योंकि देखो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में तो रिपल्शन होगा नहीं, है ना। प्रोटॉन और प्रोटॉन में रिपल्शन होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में रिपल्शन नहीं होगा। तो ये जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं उसमें यही टर्म है जो कि आपको अफेक्ट करती हुई दिख रही है। तो ये पहले दो ऑप्शन आई थिंक बहुत ईजी है, जो कि कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ लुक एट द थर्ड ऑप्शन विच इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन। क्या ये पॉजिटिव है? ठीक है, तो या तो पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो सकती है, डिपेंड्स ऑन व्हाट। यार प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन अगर हो रहा है तो एक प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये भी होता है कि उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए। ठीक है जी, मतलब जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। तो इस चीज को ध्यान से सुनना क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रोटॉन के बजाय न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। आई एम सेइंग दैट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। व्हाई? बिकॉज न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में पेयर वाइज रिपल्शन है नहीं, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन में है, और प्रोटॉन प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होने के कारण उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है। बाइंडिंग एनर्जी क्या है कि कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी न्यूक्लियॉन को निकालने के लिए। तो अपेरेंटली एक प्रोटॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ रही है, क्योंकि प्रोटॉन तो ऑलरेडी रिपेल कर रहा है। तो प्रोटॉन को निकालना आसान है एज कम्पेयर टू अ न्यूट्रॉन, जिसको निकालने के लिए मशक्कत ज्यादा होगी, क्योंकि इसको तो रिपल्शन भी फेस नहीं करना पड़ रहा है। तो ये शब्द अगर आपको समझ में आया तो आप ये स्टेटमेंट समझ जाओगे, मतलब सी इज नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई विल रिपीट माई सेल्फ, तो सुनना इसको, मजा आएगा। मतलब ये सारी चीजें बड़ी थ्योरी से रिलेटेड भी है। तो बाइंडिंग एनर्जी जब आपने पढ़ा है लेक्चर में, वहां ये जरूर पढ़ा होगा कि बाइंडिंग एनर्जी इज ऑल्सो कंसीव्ड एज या परसीव्ड एज, ये तो फॉर्मूला है इसका, बट परसीव उसको ऐसे करना है कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको उस न्यूक्लियॉन को निकालने के लिए, है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बोलते थे जिसको। अब यहाँ पे अगर मुझे एक न्यूट्रॉन को निकालना है और एक प्रोटॉन को निकालना है, तो मैं न्यूट्रॉन को इजीली निकाल पाऊंगा या प्रोटॉन को, गिवन दैट प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल कर रहे हैं। प्रोटॉन को इजीली निकाल पाऊंगा, मतलब न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, न्यूट्रॉन ज्यादा स्टेबल स्टेट में एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, सो दैट मेक्स योर सी ऑप्शन इनकरेक्ट। मैं यहां लिख देता हूं रीजन, एज इट इज easier to take out a neutron या प्रोटॉन, क्या था, easier to take out a proton due to repulsion, है ना। और इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो वो अपन ने देख लिया कि भाई नेगेटिव ही होगी, है ना, क्योंकि प्रोटॉन की ज्यादा कम है, न्यूट्रॉन की ज्यादा है। लास्ट पार्ट क्या है, इज ईपी इंक्रीजिंग इफ द न्यूक्लियस अंडरगोज अ बीटा माइनस डीके एमिटिंग अ पॉजिट्रॉन। दिस माइट बी ट्रू, लेट्स चेक इट। क्या ईपी यानी कि एनर्जी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि उसको निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा न्यूक्लियस में, अगर बीटा डीके हो रहा है। बीटा डीके भी कौन सा वाला, पॉजिट्रॉन वाला, है ना। तो पॉजिट्रॉन अगर निकल रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, ए एक्स जेड में अगर डॉटर क्या बनेगा मैं पूछ रहा हूं, गिवन दैट पॉजिट्रॉन यानी कि
ये निकल रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मास नंबर तो सेम रहेगा लेकिन प्रोटॉन्स की संख्या घट जाएगी। तो पॉजिट्रॉन एमिशन में क्या होता है, अगेन स्टैंडर्ड इक्वेशन ये वाली, पॉजिट्रॉन एमिशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज हो जाता है एंड एक न्यूट्रॉन बन जाता है। तो बेसिकली वो रिएक्शन क्या होती है, बीटा माइनस प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन प्लस ई प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, है ना। आपको जो एंटी न्यूट्रिनो वाली इक्वेशन पता है, यहाँ पे न्यूट्रिनो बनता है, ये भी बड़ी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो बीटा प्लस डी के कभी नहीं पढ़ा, प्लीज गो अहेड एंड हैव अ लुक एट द राइज अप सीरीज, वन शॉट सीरीज है, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी J1 ऐप पर। और ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है, देखो प्रोटॉन कम हो रहे हैं, न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो लास्ट ऑप्शन के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, यार सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग, number of neutrons are increasing and protons are decreasing, your EBP which is the stability of protons, है ना, ये क्या बता रहा है अपने को, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, this increases and therefore ABD is the correct answer of this question, ठीक है ना। तो मैंने बहुत केयरफुली सॉल्व किया है इसको, और एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि ABD ही है, स्पेशली सी में, और ABD ही है, ए बी यहाँ पे करेक्ट है, ऑब्वियस है, बट सी नहीं है एंड डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो डी के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और एक बार दोबारा जल्दी से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है स्टेबिलिटी। तो अगर बीटा प्लस डी के हो रहा है, जिसमें क्या होता है बच्चा, प्रोटॉन की संख्या घट जाती है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि प्रोटॉन घट गया अगर, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन, कोलम्बिक रिपल्शन आपका डिक्रीज हो गया। कोलम्बिक रिपल्शन अगर डिक्रीज हो गया मतलब प्रोटॉन्स अगर कम हो गए, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई है। दिस इज परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन विच माइट बी कंसीव्ड एज, किसी का डाउट है ना, तो किसी को इस क्वेश्चन में डाउट था या आगे भी किसी को आता है ना, तो इसको दोबारा देख सकते हो आप। बट दिस इज, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग विच वाज टू बी सेड, ठीक है जी। तो चलिए आते हैं, और भी न्यूमेरिकल्स हैं, और ये वाले देखना कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा। तो पीछे अपने एक वो प्रूव किया था कि कितना आपका क्यू वैल्यू है वगैरह, उसी तरह का क्वेश्चन है। एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज दिस न्यूक्लियर रिएक्शन, लेट्स राइट दिस न्यूक्लियर रिएक्शन हियर। बट क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना है ना। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जैसे क्वेश्चन हमने अपने लेक्चर्स में ही कर रखे, इफ यू कैन रिकॉल, है ना। तो एटॉमिक फिजिक्स के लास्ट वाले पार्ट में, लास्ट लेक्चर जो ऑफन अपना एडवांस लेवल पे ही होता है, उसमें अपन ने डिस्कस किया, उसकी डीपीपी में डिस्कस किया, और वहां पे एटॉमिक फिजिक्स था, ये न्यूक्लियर फिजिक्स है। तो कंसेप्ट एकदम सिमिलर है इस क्वेश्चन का और उस कंसेप्ट का। और आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता तो मैं बेसिक से बताऊंगा वैसे, बट कहीं ना कहीं ये अपन ने लेक्चर्स में ही कर रखा है, फिर डीपीपी में कर रखा है, तो वहां से मैं इसको कनेक्ट जरूर करूंगा, ठीक है ना। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय द अल्फा पार्टिकल टू कॉज दिस रिएक्शन क्या होगा, है ना। एंड गिवन दैट नाइट्रोजन 16 आपका रेस्ट पे है, इसकी के काइनेटिक एनर्जी अपने को निकालनी है बच्चा, ठीक है ना। और इन दोनों की भी काइनेटिक एनर्जी होगी आफ्टर द कोलिजन ऑफ कोर्स, है ना, आफ्टर द रिएक्शन। एंड इनके मासेस आपको जो एटॉमिक मास यूनिट में दे रखे हैं, उससे हम यहाँ पे एक एनर्जी निकाल लेते हैं, है ना। तो लेट मी अगेन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्यू वैल्यू हियर, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो क्यू वैल्यू के फॉर्म में होगी। एंड क्यू वैल्यू इज डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये सबको क्लियर है क्या, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में देखना एक बार कि मास ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि आपके नाइट्रोजन और हीलियम है, उनका मास कम है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट, है ना। तो इस इक्वेशन में आपको एनर्जी चाहिए होगी, इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन में एनर्जी चाहिए होगी सो दैट ये इक्वेशन बन सके। समझ आ रही बात। इन दोनों को ऐड कर लो, जैसे डेल्टा एम यूजुअली क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, है ना, अरे सॉरी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का मास, मतलब इनिशियली कितना अवेलेबल है माइनस बाद में कितना अवेलेबल है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है भाई, 16.006, 4.003, एंड प्रोडक्ट में कौन है, एक है प्रोटॉन, है ना, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और एक है 19.003। तो ये आपकी नेगेटिव ही आनी चाहिए। और ये कितना आता है एक बार ओरली कैलकुलेट कर लो, 20.009
एंड 20.0011 है ना, 011, 20.009 माइनस 20.011 का डिफरेंस मैं ले रहा हूँ, एंड इफ इट इज नेगेटिव व्हाट डज दैट टेल यू, है ना। रिकॉल अपना लेक्चर, अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है बहुत ध्यान देना। मैं ये कह रहा हूँ कि डेल्टा एम सी स्क्वायर में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि अवेलेबल मास कितना है और कितना मास यहाँ पे चला गया, अपेरेंटली ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब इस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको एक एनर्जी चाहिए होगी। तो क्यू वैल्यू जब भी नेगेटिव आती है अपनी, ये एनर्जी चाहिए होती है। 93 इंटू 2 कितना होता है, 186। तो ये आपका डेसिमल देख के -1.86 आ रहा है, यानी कि दिस इज रिक्वायर्ड एनर्जी। मैं एक बार यहाँ पे माइनस के साथ लिख भी देता हूँ, दिस इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ये एनर्जी मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में आपको चाहिए होती है। ठीक है, 930 कहाँ से आया मत पूछना, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप एडवांस का पीवाईक्यू कर रहे हो तो 930 कहाँ से आया, सी स्क्वायर एटॉमिक मास यूनिट इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू 930 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट दे रखी होती है ना। चलो ये अगर आपको क्लियर है, देन फाइनल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इंक्लूड्स काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स ऑल्सो, उस पर ध्यान देना। यार ये रेस्ट पे है बट ये आपका मूव कर रहा है ना, तो इमेजिन करना आपका 16 नाइट्रोजन रेस्ट पे है और उसको आके ये अल्फा पार्टिकल विच इज 4He v स्पीड से हिट कर रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद इनका जो भी प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें एक कंबाइंड मास बन रहा है, एंड लेट्स टेक दिस मास टू बी m। यहां पे ध्यान देना है ना थोड़ा सा, मतलब ये वो मेन चीज है, क्योंकि ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो यहीं पे अगर आप कंफ्यूज हो तो एक बार छोड़ देना क्वेश्चन, हो सकता है आपको ये चीज पता ही नहीं हो। एंड आई विल रेफर यू टू द लास्ट लेक्चर ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, जो भी किया अपन ने। ड्रॉपर बैच में 3rd लेक्चर होता है, 12th के बैच में 4th लेक्चर होता है, और उसमें ये चीजें अपन करते थे, है ना, जो यहाँ पे कर रहे हैं अभी। तो ध्यान देना, इसको इससे कोलिजन होने पे इसका मास 4m है, इसका मास m है, एक 5m मास बन गया है सपोज, एंड दैट इज मूविंग विद सम v डैश स्पीड। तो v डैश कितना होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से अपन निकालेंगे। mv प्लस 4m तो रेस्ट पे था, इक्वल टू 5m v डैश, और उससे आपका v डैश इक्वल टू v/5 आता है। ठीक है, मतलब ये बड़ी ऑब्वियस चीज है कि भी ये दोनों कोलाइड कर रहे हो, रेस्ट पे गिवन है ना क्वेश्चन में, तो उस चीज को आप ध्यान में देखो, रेस्ट पे है कहीं तो लिखा हुआ है, और उसको आपको क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द प्रोसेस, क्योंकि इनलास्टिक कोलिजन है वैसे भी, है ना, दोनों कंबाइन हो गए अपन बोल रहे हैं। तो दैट इज इनिशियल माइनस फाइनल। लॉस क्या होता है बच्चों, इनिशियल माइनस फाइनल, एंड दैट इज हाफ mv स्क्वायर प्लस 0, है ना, क्योंकि 4m तो मूव कर ही नहीं रहा था, माइनस हाफ 5m v/5 का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रही है क्वेश्चन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर आप करते हो तो ये आ जाता है v²/5, यानी कि ये आ जाता है 4mv²/2 डिवाइडेड बाय 5। तो मैं इसको लिख रहा हूं 4/5k। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट इस तरह से डिराइव करके लिख रहे हो तो आई थिंक आपको ज्यादा कन्विक्शन आएगा। बाकी डायरेक्टली भी लिखने का इसका अपन एक फॉर्मूला बना रखा है ना, बट लेट्स नॉट यूज दैट बिकॉज जे एडवांस के क्वेश्चन कंसेप्चुअली सॉल्व करने चाहिए आपको। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 4k/5 है, और इस रिएक्शन में मुझे पता है कितनी एनर्जी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को अपने को इक्वेट करना है, बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, दैट 1.86 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इस रिएक्शन को चलाने के लिए चाहिए, है ना। तो यहां से आंसर आएगा प्रोबेबली, बट डू यू अंडरस्टैंड सो फार क्या हुआ। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। 1.86 इंटू 5/4 कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली निकाल लेता हूं मैं, है ना। 1.86/4 हो जाएगा 46.5 आता है ना, ये इंटू 5 करेगा तो 2.235 2.325 आ रहा है, बट आपको यहाँ पे डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही अलाउड होता है, तो 2.33 अपन इसका आंसर बोल रहे हैं, एंड फाइनल आंसर एक रेंज में शायद होता है। तो रेंज दे रखी थी उस साल में 2.30 से 2.35, ठीक है ना, बट दिस इज द फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू राउंडिंग ऑफ रूल। बाकी रेंज उस साल में दे रखी 2.30 से 2.35।
तो आपको यहां पे मैं दोबारा समझा दूं। पहली बात तो इस रिएक्शन को बनाने के लिए आपकी Q वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ही आएगी। बट एक चीज करना, जैसे कई बच्चे 1.86 लिख के आ गए थे, और शायद मैंने भी शुरुआत में यही आंसर दिया था, है ना, क्योंकि अपने क्वेश्चन को ये आई थिंक इनिशियल क्वेश्चन में था, कहीं 22 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो काइनेटिक एनर्जी ये इसके बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये रेस्ट पे दे रखा है, ये सब दे रखा है ना क्वेश्चन में। तो उससे क्या होता है कि आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को 1.86 से इक्वेट करना पड़ता है, क्योंकि सारी काइनेटिक एनर्जी उसमें नहीं जा रही है। द एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इज नॉट गोइंग इनटू दिस, सम पार्ट इज गोइंग, विच पार्ट 4/5 ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो 4/5 आप कैसे है वो आप निकाल सकते हो मैकेनिक्स से। बाकी 4/5 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इतना है, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी होनी चाहिए, और इससे आपका आंसर आ जाता है। ठीक है जी, ये इस सवाल का बेसिक से पूरा डिस्कशन है। और किसी ने अगर मिस आउट किया है ना, आई विल हाईली रिकमेंड यू द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस ऑफ आवर लास्ट लेक्चर ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक में भी ये कंसेप्ट होता था, वहां पे हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में होता था। ये न्यूक्लियर है, ये मतलब और भी आसान है, ये एक्चुअली और भी आसान है अगर आपने वो पढ़ रखा है तो, ठीक है ना। और ये अपने आज का डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लो और हर एक क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लेना, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन न्यूक्लियर में आसान होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इवन दिस वन इज अ हैवी न्यूक्लियस क्यू ऑफ हाफ लाइफ इसकी दे रखी है 20 मिनट्स, अंडरगोज अल्फा डीके प्रोबेबिलिटी ऑफ 60% से एंड बीटा डीके विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 40%। मतलब डीके तो उसका हो ही रहे, है ना। हैवी न्यूक्लियस क्यू का डीके तो हो ही रहा है, साइमल्टेनियस डीके हो रहा है एक तरह से, अल्फा भी हो रहा है बीटा भी हो रहा है, और दोनों की हाफ लाइफ कितनी दे रखी है बच्चों आपको? 20 मिनट्स, ठीक है ना। ओके, और इनिशियली 1000 था, ये इनिशियली 1000 न्यूक्लियाई है। द नंबर ऑफ अल्फा डीकेज इन क्यू इन फर्स्ट 1 आवर कितना होगा? नाउ वी नो फर्स्ट 1 आवर इज 3 हाफ लाइफ, है ना। क्या पता है हमको इस क्वेश्चन में कि 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट में 3 हाफ लाइफ इसकी हो जाएगी। तो ध्यान देना, अभी अपने पास टू बिगिन विद 1000 न्यूक्लियाई थे, ठीक है ना। क्या हम बोल सकते हैं कि 60% प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 600 न्यूक्लियाई की ये प्रोबेबिलिटी है कि वो अल्फा डीके करेंगे, और 40% की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 400 न्यूक्लियाइड की ये प्रॉपर्टी है कि वो बीटा डीके करेंगे, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो 600 का 20 मिनट्स के बाद क्या 300 न्यूक्लियाई हो जाएगा? 300 अल्फा डीके यहाँ पे होगा। अपने को टोटल अल्फा डीके निकालने 1 घंटे में, 20 मिनट में ही 300 अल्फा डीके हो गए, मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। नंबर ऑफ अल्फा डीकेज ऑफ क्यू इन फर्स्ट 1 आवर पूछा है, तो देखो कितना इजीली आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट भी हो गए, बिकॉज यू नो फर्स्ट 20 मिनट्स में ही 600 में से प्रोबेबिलिटी क्या है? 600 हो सकते हैं, और ये 400 आपके बीटा डीके होंगे, बट 600 20 मिनट्स में 300 हो जाएंगे अल्फा डीके के साथ, है ना। तो ये आपका अल्फा डीके हो गया। फिर सिमिलरली 20 मिनट्स के बाद इन 300 में से कितने हो जाएंगे? 150 अल्फा डीके हो जाएंगे, एंड लास्ट 20 मिनट्स, क्योंकि 1 घंटा कंप्लीट करना है, 75 अल्फा डीके हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्योंकि अल्फा डीके ही पूछ रहा है, तो मैं आंसर इज 300 प्लस 150 प्लस 75 विच इज मच अबव देन 350, मतलब 525 ही आंसर है इसका। तो ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को बेहतर रूप से समझने के लिए ध्यान देना, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे। आप मुझे कमेंट में बताना कि कितने बीटा माइनस डीके होंगे 1 घंटे में, कितने बीटा माइनस डीके होंगे 1 घंटे में। इस पॉइंट पे इसको पॉज कर लेना। एक बार मैं इसको रिपीट भी कर देता हूं। 1000 को 600, देखो 1000 न्यूक्लियाइड में से प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है कि 600 का अल्फा डीके होगा। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि उसका 60% का अल्फा डीके होगा और 40% का बीटा डीके होगा। तो जो 600 है उनका अल्फा डीके करा देते 3 हाफ लाइफ में, है ना। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 600/2, 600/4 और 600/8, इन तीनों को ऐड कर रहे हो, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी इसको परसीव इजीली कर लेते हैं कि यार एक हाफ लाइफ में इतने न्यूक्लियाइड हो गए, 2 हाफ लाइफ में आपके इतने न्यूक्लियाइड हो गए अल्फा डीके कर रहे हैं, और 3 हाफ लाइफ में, क्योंकि 600 ही अवेलेबल है आपके पास, ये हो गए 2 to the power 3, सॉरी 8 मतलब, और इससे आपका वो 575 आ जाएगा। ये भी एक मेथड है, ठीक है। ये बेसिक मेथड है। ऐसे सोचते हो आप तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है।
मैं कह रहा हूं अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप कमेंट्स में लिखना कितने बीटा माइनस डी के हैं, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज एंड होमवर्क फॉर यू। एंड चलिए, अभी पिछले 5 साल में यही क्वेश्चन आए थे, तो आपको इस तरह के और भी सेशंस जे मेन के एडवांस लेवल पे भी इस सेगमेंट में मिल जाएंगे। इनके पीडीएफ नोट्स यहीं पे मिलेंगे, आपको JEE-1 ऐप को डाउनलोड करना है, PYQ खजाना सेगमेंट में इसको फाइंड करना है, एडवांस PYQs के नाम से होगा। और मीनवाइल बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज, वन शॉट टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अपना इन्फिनिटी ड्रॉपर बैच जो नया बैच है 2.0, वो बहुत ही फेयर प्राइस में आपको लाइव लेक्चर्स के साथ मोर प्रैक्टिस। देखो लेक्चर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने प्रैक्टिस है, लेक्चर्स सारे आपके बेसिक से एडवांस में है बच्चा, बट आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए ड्रॉपर। जितने लेक्चर है उससे ज़्यादा आपके पास DPPs विद वीडियो सॉल्यूशंस है, मतलब आपको हर एक क्वेश्चन जो DPP में नहीं समझ में आया उसका एक वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो। ओनली 3 क्लासेस पर डे एंड फ्री टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप इसके साथ हम इंक्लूड करते हैं। तो अगर आप ड्रॉपर हैं डेफिनेटली कंसिडर दिस। हम अपने बच्चों को बहुत सीरियसली रेगुलरली गाइड करते हैं, चाहे वो 11th-12th के हो चाहे ड्रॉपर हो। 11th-12th के बैचेस में भी यही फैसिलिटीज है, एंड लेक्चर्स यहाँ पे थोड़े कम है क्योंकि स्कूल होता है, बट इन बच्चों के लेक्चर्स ज़्यादा है। ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच, विल सी यू अगेन वेरी सून, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।